वेलकम बैक। अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो। अरे यार संदीप, तुम खुद थोड़ी मेहनत करो बेटा उसमें। हाँ, अभी अपन जब अगले टॉपिक पे आ गए तो कहाँ पिछले टॉपिक को अब क्यों खींच रहे हो? डायनेमिकली यार ये एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। ठीक है, वो तुम दिमाग लगाओ कैसे होगा ये। अब डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना कैसे। डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले डीएसए कैसे करना चाहिए वो टिप्स दे दीजिए। ठीक है, वो भी देता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ने से तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तो यह भी जरूरी है कि तुम्हारे सोचने का तरीका भी इंप्रूव हो जाए। बिल्कुल होगा। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने से हमारी कोडिंग स्किल बढ़ेगी, हमारा इमेजिनेशन बढ़ेगा, लिख के करना, ड्राई रन करना, ये सब इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हमें डेटा स्ट्रक्चर क्यों सीखना है। What is the importance of structuring data? What is a data structure? Where our data structure resides? Classification of data structure, algorithms and prerequisites. ठीक, ये बात आज इंट्रोडक्शन में हम लोग करने वाले हैं। चलो, सब आपके सारे प्रॉब्लम्स के अभी जवाब मिल जाएंगे, कैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है वो सब भी अपन बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस फॉर एमसीए। अरे हरीश, अभी किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? प्लीज इधर फोकस करो ना। अभी कहाँ एमसीए के कॉलेजेस के बारे में बताऊं कि ये बताऊं? हरीश, तुम गजब ही लेवल हो। अब फोकस करना जो मैं बता रहा हूं। वाई टू लर्न डीएसए। पहली बात तो, जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर को उतना महत्व नहीं दिया जाता कॉलेजेस में जितने की वो वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। और सबसे खराब बात यह है कि डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कॉलेज में किस तरीके से, एल्गोरिदम्स याद करने को लेकर। एल्गोरिदम्स लिखवाई जाती हैं, उसको हम कॉपी में नोट करते हैं और हम ये सोचते हैं कि एग्जाम में एल्गोरिदम्स आएंगे और हम एल्गोरिदम्स को याद करने की कोशिश करते हैं, और इतनी सारी एल्गोरिदम्स हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम इतनी याद करेंगे कैसे। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कई लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन बहुत कम किया जाता है, जिस वजह से डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को हम ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं कि उसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं उसको। तो सही तरीके से डेटा स्ट्रक्चर यूजुअली कॉलेजेस में पढ़ाया ही नहीं जाता है। डेटा स्ट्रक्चर अगर सही तरीके से पढ़ा जाएगा तो उसमें आपका प्रोग्रामिंग का लेवल रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि होगा आपका अभी 5 दिन में हो जाएगा। पहले 5 दिन में हो जाएगा। देखना, जब एक डेटा स्ट्रक्चर तुम खुद से बनाओगे तो तुम्हें फील होगा कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। देखो, कोशिश ये करना कि पहला डेटा स्ट्रक्चर भी मेरी हेल्प के बिना तुमसे बने। अभी जैसे हम प्रोग्राम बना रहे थे, टाइम लग रहा था ना, टाइम लग रहा था, और मैं ऑन द स्पॉट बना रहा था आपके सामने। मेरे पास कोई सॉल्यूशन कहीं लिखा हुआ नहीं रखा कि मैं उसको देख देख कर कॉपी करूं। तो जब मैं ऑन द स्पॉट बना रहा हूं तो एक मिथ टूट जाता है। देखो, जब यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं ना, तो पहले से प्रोग्राम्स को सॉल्व करके फिर जाते हैं, तो वहां पे नहीं फंसते, वहां पे टाइम नहीं लगता, वहां फटाफट हो जाता है। तो देखने वाले को क्या लगता है, अरे वाह क्या बढ़िया प्रोग्रामर है, इसका दिमाग कितना तेज चल रहा है। वो प्रिपरेशन के साथ आया है, उसने सॉल्व करके रखा है पहले, तब वो चीजों को करा रहा है। ऑन द स्पॉट जब करना होगा ना, हो सकता था कि वो मेरे से अभी सॉल्व ही नहीं होता, हो सकता था सॉल्व ही नहीं होता। फिर मैं रात को बैठता उसको सॉल्व कर रहे, क्योंकि फिर जब इतना कोशिश कर लो तो दिमाग में जिद घूमती रहती है, तो फिर आप उसको ट्राई करते, रात को जाके पता चलता 12 बजे वो जाके सॉल्व होता, हो सकता था। फिर मैं दूसरी क्लास में तुम्हें बताता, देखो ये इसका सोल्यूशन। जो चीज सीखने वाली है वो ये है कि गिव अप मत करो। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो तुमसे सॉल्व नहीं होगी। तुम्हें कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? क्योंकि इमेजिनेशन ब्रेक होता है, फोकस हट जाता है, चीजें ध्यान में नहीं रहती, तुम विजुअलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए लिखने को बोलता हूं।
और ये चीज इंप्रूव होती है दोहराने से। अगर बार बार प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स मिले ना, खूब सारे मिले, और खूब सारे मिले इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हर बार आपके एफर्ट्स भी उतनी ईमानदारी से हो रहे हो, तब फायदा होगा। खूब सारे प्रोग्राम्स तो मिल गए, लेकिन एफर्ट्स आप उस लेवल पे मारते ही नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं। फोकस बढ़ाने का तरीका यही है कि आप गिव अप मत करो, आप उसको सोचते रहो, इरिटेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो, फिर से करो, फिर से करो, लिख के करो, दोबारा ड्राई रन करो। धीरे 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 करके तुम्हारा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ये इंप्रूव होने लगेगा। तुम चीजों की प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हो ना, तो वो इंप्रूव होता ही नहीं, और तुम बस सोचते ही रहते हो कि इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखने पर ये मत बोलो कि उसे गॉड गिफ्टेड है। उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, तब जाके वो उस लेवल पर पहुंचा है। तो तुम्हें लगे रहना पड़ेगा, कोई जादू नहीं होने वाला। तुम ये बोलो कि फोकस कैसे कुछ नहीं है, तुम्हें बस लगे रहना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करके बस लगे रहो, लगे रहो। फोकस हटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, बार बार जिद करके बैठे रहना है उसमें। खुद बनेगा तभी तो मजा आएगा, तभी तो तुम्हें भरोसा होगा। डीएसए में मैं क्यों गारंटी ले रहा हूं कि 5 क्लास में तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा? क्योंकि मुझे भरोसा इस बात का कि तुम गिव अप नहीं करोगे, और तुम इस बार कोशिश करोगे, मुझे भरोसा है इस बात का। पहला डेटा स्ट्रक्चर तुम बेहतरीन तरीके से प्रयास करोगे और तुम बना लोगे। और जिन लोगों ने कम मेहनत करी होगी और पहला डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से नहीं बन पाया होगा, वो शायद दूसरा वाला तो बना ही लेंगे। और जब बना लोगे, तो जब 100-150 लाइन का कोड तुम खुद से कर लोगे ना, और अच्छा कॉम्प्लिकेटेड कोड, तो फिर तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। इसीलिए तुम्हारा प्रोग्रामिंग में लेवल रेज हो जाएगा, और ये डेटा स्ट्रक्चर से अच्छा और किसी सब्जेक्ट में मौका नहीं है तुम्हारे पास। एक सवाल थोड़ा सा तगड़ा आया, हम परेशान हो गए। डेटा स्ट्रक्चर में हर सवाल वैसा ही है, तो फिर क्या होगा? आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर आपको वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? हमें सोचना होता है कि हमने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्या ये और कम स्टेप्स में, कम कैलकुलेशन में हो सकती है? पर कोई कहता है ऐसा सोचना क्यों है, कंप्यूटर तो बहुत फास्ट काम कर देता है, कंप्यूटर तो जरा में सॉल्व कर देगा। तो अगर कोई काम 4 स्टेप में हो रहा है, उसी काम को कोई 10 स्टेप में कर रहा है, तो 10 स्टेप में करने वाला बोलता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, कंप्यूटर तो बहुत फास्ट काम करता है ना। जो मैं काम कर रहा हूं वो 10 स्टेप में कर रहा है, तो 10 नैनो सेकंड में वो सॉल्व कर रहा है। तुम 4 स्टेप में कर ले रहे हो तो 4 नैनो सेकंड। अब 4 नैनो सेकंड और 10 नैनो सेकंड हमारे लिए तो वो वैसे ही बहुत कम समय है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम एक छोटे से कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, छोटा सा टास्क है जिसमें तुम 10 स्टेप ले रहे हो, 10 बार कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तब जाके वो टास्क कंप्लीट हो रहा है। वहीं पे दूसरे व्यक्ति ने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप करी, 4 ऑपरेशन करे, और उसका सोल्यूशन आ गया। अब मैं ये कहता हूं कि जो टास्क है ये 1000 बार करना है, तो वो जो 10 ऑपरेशन ले रहा था, 1000 × 10, 10,000 है ना, और ये 4 × 1000 यानी 4000, 10,000, 4000। तो टाइम पता चलता है जब हम प्रॉब्लम को स्केल अप कर देते हैं। जब हम छोटे डोमेन में सोच रहे हैं तो हमें लग रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, बूंद बूंद से सागर बनता है बोलते हैं। तो जब बहुत ज्यादा डेटा पे आपको काम करना है, जैसे जैसे मान लो आपको सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है 10 नंबर की। अब 10 नंबर की सॉर्टिंग करने में कितना समय लगेगा? जो भी लॉजिक तुम बनाते हो, आप सोचो कि 10 नहीं, 1000 नंबर है, उसकी सॉर्टिंग करनी है। 1000 नहीं, 1,00,000 नंबर है, उसकी सॉर्टिंग करनी, सेम लॉजिक्स। क्या तुम्हें लगता है बराबर टाइम लगेगा? नहीं, टाइम टाइम भी डेटा के साथ बढ़ता जाएगा ना। जितना ज्यादा डेटा, टाइम भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो तुम्हारे लॉजिक की एफिशिएंसी तुम छोटे प्रोग्राम में या कम डेटा वाले प्रोग्राम में चेक नहीं कर पाओगे। तुम्हारे को अगर एफिशिएंसी देखनी है तो सोचो कि बहुत सारा डेटा है, तब कितना समय ले रहा है तुम्हारा प्रोग्राम रन होने में। एंड यकीन मानो, ये 10-20 नंबर के ऊपर काम करने में कुछ भी पता नहीं चलता, और रियल वर्ल्ड में जब डेटा आता है ना तो लाखों में आता है। तो सोचो, लाखों डेटा है, करोड़ों डेटा है, उसके ऊपर तुम्हें सॉर्टिंग करनी है, तो लॉजिक अगर खराब होगा तो घंटों लग जाएंगे उस प्रोग्राम को रन होने में। आई मेरी बात समझ में?
सो प्रोग्राम की एफिशिएंसी के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में डेटा बल्की होता है। तुम रोज प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में इतने बल्की डेटा को हैंडल नहीं कर रहे होते हो, तो ये मत सोचना कि रियल वर्ल्ड में जब प्रोग्रामिंग करोगे तो इतना बल्की डेटा नहीं आता। हमेशा 10 नंबर की सॉर्टिंग थोड़ी करवाते रहेंगे, इसीलिए एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान तुम ये एफिशिएंसी के बारे में भी सोचोगे, समझोगे, बात करोगे, इसलिए तुम्हारा प्रोग्रामिंग करते वक्त एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने की तरफ सोच डेवलप होना चालू हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तुम डेवलप कर पाओगे, जो अभी तक शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब डेटा स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे। अभी जैसे अभी हम प्रॉब्लम कर रहे थे कॉम्बिनेशन वाली, तो उसमें क्या था, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रही थी, कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। तो जब तुम्हारे सामने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आती है, सोचो मैंने अगर मान लो तुमको दी है 350 प्रॉब्लम, 350 में से 35 प्रॉब्लम होगी कॉम्प्लिकेटेड, है कि नहीं? 35 प्रॉब्लम होंगी जो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, अदरवाइज बाकी तो मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स थी या सिंपल प्रॉब्लम्स थी। तो जब तुम 10 प्रॉब्लम करते हो तो कोई एक प्रॉब्लम में उलझते हो, तो जब तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे उलझते हो तब तुम्हारा लेवल बढ़ता होगा। वहीं तो मौका है ना, इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से तुम्हें इतना सा फायदा हो रहा है, टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से तुम्हें ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन फायदा तब हो रहा है जब तुम खुद सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन को देखकर समझने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, खुद सॉल्व कर रहे हो, तब फायदा होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर में हर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स मिलेगी तुम्हें, तो क्या होगा, तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से खेलने की आदत पड़ जाएगी। जैसे जैसे जिम में इंस्ट्रक्टर ने समझाया, उससे जब मैंने पूछा कि भाई एक्सरसाइज करते हैं तो ये हाथ पैर बहुत दुखते हैं, तो बोले अभी आपने शुरुआत करी है ना इसलिए ऐसा होता है। तो मैंने कहा मतलब एक आध हफ्ते बाद फिर दुखना बंद हो जाएंगे? बोले नहीं, दुखेंगे तब भी, लेकिन तब आपको उस दर्द को साथ में कैरी करने की आदत पड़ जाएगी। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो तुमको उसमें मजा आने लगेगा, तुम्हें उसकी हैबिट हो जाएगी और तुम उसको सॉल्व करने लग जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स उतनी टफ रहेंगी, उस लेवल की जब भी प्रॉब्लम मिलेगी तुम्हें उतना ही समय लगेगा, लेकिन तुम्हें भरोसा होगा कि अब मैं इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। समझ में आया? संदीप प्लीज फोकस। कैंपस प्लेसमेंट, अगर आप ए ग्रेड की कंपनीज की बात करोगे तो डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखो डेटा स्ट्रक्चर उसी व्यक्ति को आता है जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है। थ्योरी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना कॉलेज में, कंपनी मानेगी ही नहीं कि तुमको डेटा स्ट्रक्चर आता है। डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करा है तो कंपनी की नजर में तुमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं। तुम स्टैक क्यू के ऑपरेशन पुश और पॉप को डिफाइन कर दोगे, इतने को अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर मान रहे हो तो कंपनीज की नजर में तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर आता ही नहीं। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि जितनी ए ग्रेड कंपनीज, देखो डेटा स्ट्रक्चर किसी ने पढ़ा होगा ना तो उसके पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को अगर इंप्लीमेंट करा होगा तो उसकी प्रोग्रामिंग स्किल तो अच्छी हो ही गई होगी। तो कंपनीज के लिए भी बड़ा आसान है, अगर डेटा स्ट्रक्चर का लेवल चेक कर लेते हैं बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। प्लस एफिशिएंट प्रोग्रामिंग भी इसमें हो जाती है। आप डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें ए ग्रेड की कंपनीज की जिनके पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, ये यूजुअली अपने कैंपस प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टेक्निकल इंटरव्यू में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस 80% 90% डेटा स्ट्रक्चर पर ही बात करते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर तुम्हारा ख्वाब है कि नहीं मेरे पैकेज बहुत अच्छा चाहिए, बड़ी कंपनी में जाना है, तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही है। ठीक है, तो ए ग्रेड कंपनी में प्लेसमेंट के लिए ये जरूरी है। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? तुम लोगों ने डिक्शनरी कभी देखी है? मतलब ये जो मिलेनियन किड्स हैं जो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, बहुत सारी चीजों को कभी यूज ही नहीं करा उन्होंने। तो आपने वो डिक्शनरी, मतलब क्योंकि मोबाइल फोन के जमाने में है हम लोग, तो बड़ा मुश्किल है कि लोगों ने इसको यूज किया हो। आजकल तो देखने के लिए दुर्लभ है ये, है ना। डिक्शनरी घरों में उतनी पाई नहीं जाती, अगर है भी तो कहीं धूल खा रही होती है। बट वास्तविकता ये कि हम लोगों के ज़माने में जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे और ये वेबसाइट्स वगैरह की उतनी सुविधाएं नहीं थी, कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी,
तो हम लोगों को अगर किसी शब्द का मतलब देखना होता था तो डिक्शनरी ही एकमात्र सहारा होती थी, है ना। आप में से अगर कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल करा है तो आप आगे की जनरेशन को एक कहानी बता सकते हो जो वो लोग नहीं देखने वाले। जैसे मेरे बच्चों को अगर पूछे कि भाई डिक्शनरी क्या होती है, तो उन्हें एज सच उन्होंने कभी देखी नहीं। वो उनके लिए शायद डिक्शनरी का अपना एक मीनिंग होगा, लेकिन वो इस चीज से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि वो एक बुक जैसी मोटी सी आती है जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं, उसके मीनिंग रहते हैं। चलो अच्छी बात है, अगर आपने यूज किया है तो मुझे एक चीज बताओ, एक एक अच्छी इतनी मोटी डिक्शनरी है और करीब करीब मान लेते हैं कि उसमें 1 लाख शब्द हैं, 1 लाख वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग उसमें लिखे हुए हैं। अगर मुझे किसी एक शब्द का, देखो 1 लाख शब्द बहुत होते हैं, अच्छी मोटी किताब है, उसमें से एक पर्टिकुलर शब्द मैं तुमको बोलूं और उसको ढूंढ के बताना है तो तुम्हें कितना समय लगेगा? कितने समय में तुम बता दोगे? 2-3 मिनट लग जाएगा? 1 लाख शब्द हैं उसके अंदर, उनमें से एक शब्द तुम्हें तलाशना है, फिर भी तुम कह रहे हो 1-2 मिनट में तुम ढूंढ लोगे? एक एक शब्द को मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे तो बहुत टाइम लगना चाहिए। हाँ, एक एक शब्द से अगर कंपेयर करूंगा, 1 लाख शब्द है ना। जितने लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, उन्होंने कभी डिक्शनरी यूज ही नहीं करी है। शायद 2-3 मिनट भी आप ज्यादा बोल रहे हो, 1 मिनट के अंदर बड़े आराम से कोई भी ढूंढ सकता है, अगर सॉर्टेड हो। सागर, तुमने डिक्शनरी कभी यूज नहीं करी है ना? सागर कह रहे हैं कि अगर सॉर्टेड हो, तो कौन सी डिक्शनरी तुमने देखी जो सॉर्टेड नहीं होती? तो जितनी भी डिक्शनरी होती हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही वर्ड्स को रखती हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखती हैं। उसी को डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले शब्द पहले आते हैं, बी से स्टार्ट होने वाले शब्द उसके बाद होते हैं, सी से स्टार्ट होने वाले शब्द उसके बाद होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, डिक्शनरी में अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रखे गए होते शब्द, तो सोचो कि एक शब्द को ढूंढने में कितना समय लगता। 1 लाख शब्द है, एक एक शब्द से कंपेयर करते हुए देखते हुए चलोगे, एक एक पन्ने को पलटोगे, तुम्हें बहुत समय लग सकता है। और फोकस थोड़ा बहुत भटकेगा तो तुम कहोगे यार शायद मिस तो नहीं हो गया, फिर से देखें क्या? काफी टाइम लग जाएगा। तो किसी का तो दिमाग चला होगा ना, पहली बार जिसने डिक्शनरी बनाई होगी उसका दिमाग चला होगा, यार इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। उसका एक छोटा सा आइडिया कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सोचा है तुमने? छोटा सा आइडिया है। देखो, किताब में पेजेस उतने ही खर्च होंगे, इंक उतनी ही खर्च होगी, 1 लाख शब्द ही हैं, फर्क सिर्फ किस में है? उसके अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट बदल दिया, प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व हो गई। पावर ऑफ अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? पावर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ये एग्जाम्पल से हर इंसान को ये बात समझ में आ जाती है कि अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे जो टास्क तुम्हें करना है शब्द का मीनिंग फाइंड आउट करने का, ये जो टास्क तुम्हें करना है, ये टास्क बहुत कम समय में कंप्लीट कर लोगे, यानी बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। मैंने कहा था डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एफिशिएंसी की बात करेंगे हम लोग। सुनो, एफिशिएंसी आ सकती है अरेंजमेंट ऑफ डेटा से। सिर्फ डेटा का एक खास अरेंजमेंट टास्क को एफिशिएंटली सॉल्व कर देता है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। वहीं पे अरेंजमेंट सही नहीं है, स्टोरेज में तो उतनी ही जगह लगनी है, उतनी ही पेजेस खर्च हो रहे हैं, सब कुछ शब्द उतने ही है, लेकिन अरेंजमेंट से देखो कितना समय का फर्क पड़ गया, एफिशिएंसी का फर्क पड़ गया। तुम घर में अलमारी जमा के रखते हो तो तुम्हें सामान जल्दी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। और अगर सामान बिखरा हुआ रहता है, सामान प्रॉपरली अरेंज नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई चीज की तो तुम परेशान होते रहते हो कहां रखी, समय खूब खराब होता है। ये सुनो, अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज करके अगर रखी है चीजों को तो फर्क तो पड़ता है ना, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, एंड प्रोग्रामिंग में भी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है। अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है तो तुम्हें
कम नंबर ऑफ कंपैरिजन से ये पता चल जाएगा कि शब्द कहां है। और अगर तुम एक एक शब्द के साथ कंपैरिजन करोगे तो 1 लाख कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो शब्द डिक्शनरी में मिले ही नहीं। तो सभी से कंपैरिजन कर लिया आखिरी तक, तब जाके बोला कि नहीं डिक्शनरी में तो है ही नहीं। सोच के देखो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि तुमको पहली बार मौका मिला है एक नए शहर घूमने जाने का, या किसी काम से गए हो। तुम उस नए शहर में जाते हो और नए शहर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, और आज के समय में जैसे हमारे पास मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो सुविधा भी नहीं। पहले के जमाने में तो यही दिक्कत होती थी। नए शहर में गए हैं, शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ, कि जू कहाँ पर है, और संग्रहालय कहाँ पर है, और मूवी थिएटर कहाँ पर है, अस्पताल कहाँ है, हाँ, रेलवे स्टेशन कहाँ। हर कभी इधर पूछ रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं, 10 लोगों से पूछ रहे हैं, कोई गलत बता देता था, फिर परेशान होते रहते थे। होता है ना। अगर आपको ये कहा जाए कि शहर की तमाम जानकारी मेयर के ऑफिस से मिल जाएगी, तो आप वहां जाते हो। वहां पे वो शहर के हर एक चीज की जानकारी के लिए आपको ढेर सारी फाइल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ढेर सारी, या सोचो एक एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड कर देते हैं, एक मोटी सी किताब प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें हजारों पन्ने, जिसमें एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, शहर में जो भी है सब कुछ। क्या उस एनसाइक्लोपीडिया को कैरी करके शहर में घूमना आसान होगा? क्या उस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर कोई भी चीज देखकर ढूंढना आसान होगा? जरूरत यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट रिट्रीव करना है, बहुत जल्दी पता चलना चाहिए। मूवी थिएटर कहाँ है ये पता करना है, एनसाइक्लोपीडिया में ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अरे मूवी का शो ही खत्म हो गया है, अब क्या ढूंढ रहे हो? तो किसी जीनियस का ब्रेन चला होगा, उसने क्या किया, उसने मैप का आविष्कार किया। मैप से एक पेज में तुम्हें पूरे शहर का गणित समझ में आ जाता है, ज्योग्राफी समझ में आ जाती है कि कौन सी चीजें कहां पर हैं। तुम्हें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज नॉर्थ में है, ये चीज साउथ में है, ये चीज ईस्ट में है, ये चीज वेस्ट में है। मैप में कुछ चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि इधर नदी है, इधर पानी है, इधर सड़क है, इधर रेल मार्ग है, हाँ यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ स्टेडियम है। ये सारी जानकारी तुम्हें उस मैप में मिल जाती है। तो मैप को कैरी करना भी आसान है, मैप को पढ़ना भी आसान है, मैप को देखकर इजीली समझा जा सकता है। आई बात समझ में? कि क्या है, इंफॉर्मेशन का एक अरेंजमेंट ही तो है। आज के दौर में हम इसी मैप को गूगल मैप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और गूगल मैप में क्या हो रहा है, वो आपको ये भी बता देता है कि आप इस मैप के अंदर कहां पर खड़े हो। वो ये भी बता देता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक का, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस कितना है, और वहां तक पहुंचने के पॉसिबल रूट्स क्या क्या हैं, और कौन से रूट पे ट्रैफिक ज्यादा है, कौन से रूट पे ट्रैफिक कम है। ये तमाम जानकारी आपको देने लगा है गूगल मैप। तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, इसमें ये सारी सुविधाएं डाली गई। तो सोचो आज के दौर में हम इन्हीं फिजिकल चीजों का अब डिजिटल कन्वर्जन देख रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहां भी बात आ रही है अरेंजमेंट ऑफ डेटा पर। ये सिनेरियो में अरेंजमेंट ऑफ डेटा एक अलग स्टाइल का है, और पिछले डिक्शनरी वाले एग्जांपल में अलग स्टाइल का था। इससे हमें यह पता चलता है कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, किस टास्क की एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कि हमें डेटा को कैसे अरेंज करना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, सपोज करो एक व्यापारी है जो कुछ सामान खरीदता है, अपनी दुकान पे रखता है, उसे बेचता है, इससे उसको मुनाफा होता है। तो इस व्यापार में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो सामान खरीदता भी है और सामान बेचता भी है, जिस वजह से उसके पास पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। अगर हर हमेशा जो ट्रांजैक्शन होता है उसी पल वो एक पर्ची में लिख ले कि आज की तारीख ये है
और इस व्यक्ति से मैंने इतने पैसे लिए, इतना सामान उसको दिया। इस तरह की इंफॉर्मेशन वो पर्चियों पे लिखता जाए हर ट्रांजैक्शन पे। बड़ा इजी है काम। तो महीने भर में उसके पास ढेर सारी पर्चियां इकट्ठी हो जाएंगी। और जरा इमेजिन करो कि अगर वो ये जानना चाहता है कि इस महीने मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसे ये सारी पर्चियों में जो लिखा है उसको टोटल करना पड़ेगा। एक दिन शायद उसको दुकान बंद रखनी पड़ेगी, तब जाके वो ये सारा काम कर पाएगा। इससे बेहतर ये ना हो कि हम लेजर मेंटेन करें, हम बैलेंस शीट मेंटेन करें, हम एक रजिस्टर खरीद के लाएं, उसमें ऐसी लाइंस ड्रॉ करें और टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन रखें कि ये तारीख है, ये समय है, ये वस्तु है, ये उसकी क्वांटिटी है, और ये हमने खरीदी है या बेची है, और कितना अमाउंट आया या गया है। एक रो में एक ट्रांजैक्शन की डिटेल रखी है, और ऐसी कई सारी रोज हैं। जिस पल आप चाहो बड़ी आसानी से देख सकते हो कि कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था। बड़ी आसानी से आप उसका टोटल कर सकते हो कि डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, बैलेंस कितना है, मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, एवरीथिंग वो आप बहुत इजीली देख सकते हो। सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं। डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम करने से आप इस पे जो टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे। अब इन 3 एग्जांपल से ये तय हुआ कि डेटा का स्ट्रक्चरिंग करना, अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाए। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? अब आपके तीनों एग्जांपल से क्या समझे आप कि भाई अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप डेटा को एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करते हो, है ना, अरेंज करते हो, ठीक, सो दैट इसको आप एफिशिएंटली यूज कर सको। क्या सबको समझ में आ गया डेटा स्ट्रक्चर क्या है? बताइए। यस, मेडिकल शॉप पे हम जाते हैं, वो कितनी आसानी से दवाई ढूंढ कर निकाल के ले आता है। अगर वो अपने शेल्फ में प्रॉपरली अरेंज करके ना रखे ना, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने चारों तरफ डेटा स्ट्रक्चर्स देख रहे हो कि नहीं? चारों तरफ देख रहे हो, रोज देख रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स। यस, बहुत सारे एग्जांपल्स अब आपके दिमाग में आने लगे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल जो आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हो कि यार अरेंजमेंट से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉपरली अगर अरेंज करके रखा हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये डेटा स्ट्रक्चर होते कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि 3 नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना है, तुम क्या करते हो? तुम प्रोग्राम बना रहे हो 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करने का, पर इसके लिए 3 नंबर्स तो चाहिए ना। जब तक ये एवरेज कैलकुलेट होने की प्रक्रिया चल रही है तब तक के लिए वो 3 नंबर कहीं तो रखने पड़ेंगे ना। कहां रखोगे? कहां रखोगे इन 3 नंबर्स को? वेरिएबल्स में रखोगे। वेरिएबल्स कहां होते हैं? आपके प्रोग्राम को मिली मेमोरी के अंदर। आपके प्रोग्राम को मेमोरी कहां मिलती है? रैम के अंदर। जब जब प्रोग्राम रन करते हो तब वो आता है रैम में, कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, और उसी के अंदर होते हैं वेरिएबल्स। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम एंड होने के बाद ये वेरिएबल्स नहीं रहते हैं। तो मुझे डेटा की जरूरत है प्रोग्रामिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए, और जब तक वो टास्क खत्म नहीं हो रहा मैं डेटा को रैम में प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं। डेटा रखने के लिए तुम्हें वेरिएबल्स ही चाहिए। 3 डेटा है तो 3 वेरिएबल्स चाहिए, 10 डेटा तो 10 वेरिएबल्स चाहिए, 100 डेटा तो 100 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है? अब जब डेटा 2 या 3 होता है तब हम बॉदर नहीं करते, हम वेरिएबल्स एबीसी बना देते हैं। लेकिन सोचो कि 1000 डेटा है, तो अब आप एबीसी जैसे वेरिएबल्स थोड़ी बनाओगे। क्या करोगे? क्या करोगे? 1000 वैल्यूज हैं, उनको रखना है, तुम एरे बनाओगे। यस, एरे बनाओगे। सो एरे इज द वेरी वेरी एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। इनफैक्ट अभी तक तुम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक ही डेटा स्ट्रक्चर को पहचानते हो, विच इज एरेज। और एरे के अंदर तुम डेटा रखोगे।
एरे बनाना भी आसान, उसको एक्सेस करना भी आसान है ना। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर हार्ड डिस्क में नहीं होते, डेटा स्ट्रक्चर रैम में होते। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं, रैम में होते हैं। सभी को समझ में आया। तो जब जब अब आप बोलोगे कि ये एबीसी जैसे वेरिएबल बनाए तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, शिवू कुमार पूछ रहे हैं, तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है हार्ड डिस्क, तुम्हारी सी ड्राइव डी ड्राइव कहां पर है, हार्ड डिस्क में तो है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे एरे, डायनेमिक एरे, लिंक लिस्ट के वेरिएशन, स्टैक, क्यू, डेक वगैरह। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री, ग्राफ एक्सेट्रा। व्हाट इज एल्गोरिथम, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो तुम लॉजिक सोचते हो उसको तुम लिखकर समझाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझाना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। और उसमें प्रोग्राम नहीं बनाने को बोल रहा हूं, सिर्फ लॉजिक लिखने को कह रहा हूं। तो तुम सिंपल इंग्लिश में सेंटेंस में लिख दो कि इस स्टेप में क्या करना है, फिर अगली स्टेप में क्या करना है, फिर अगली स्टेप में क्या करना है। सो स्टेप बाय स्टेप लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लॉजिक टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। समझ में आया। हर टास्क की एल्गोरिथम बन सकती है ना। एल्गोरिथम तो क्या है, लॉजिक ही तो है ना, हर टास्क का लॉजिक तो हो गई। अब प्री रिक्वेस्ट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सी प्लस प्लस के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, न्यू एंड डिलीट, दिस पॉइंटर, मेंबर एक्सेस थ्रू पॉइंटर, डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। इतने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। अब संदीप गधों जैसी बातें कर रहे हो। संदीप कह रहे हैं कि हम अपनी एल्गोरिथम बना सकते हैं क्या। तुम जब प्रोग्राम सॉल्व करते हो तो तुम खुद का ही लॉजिक यूज करते हो ना। तुमने लॉजिक बनाया तो तुमने एल्गोरिथम बना ली ना। एल्गोरिथम इज नथिंग बट योर लॉजिक। अब उस लॉजिक को तुम लिखकर बता रहे हो, बस, और कुछ नहीं है। नहीं, एल्गोरिथम इज नॉट ड्राई रन। ड्राई रन तो एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहला डेटा स्ट्रक्चर तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ मैं नेक्स्ट क्लास में पहला बताऊंगा, कोडिंग आप ही को करनी है। ठीक है, सैटरडे को समझाऊंगा, संडे तक तुम्हारा कोड तैयार हो जाएगा। संडे को अगर नहीं हो पाया तो वो कोड मैं बना के बताऊंगा। एक ही दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुमको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा। और पहला डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें एक ही दिन का टाइम मिलेगा। यस सुदर्शन, एसटीएल डेटा स्ट्रक्चर के बाद पढ़ेंगे अभी ना। ठीक है, तो पहला डेटा स्ट्रक्चर एरे है, पर वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। सी लैंग्वेज से डीएसए इसमें नहीं होगा, इसमें सी प्लस प्लस के थ्रू होगा। डेटा स्ट्रक्चर हार्ड है कि सिंपल है विशाल, ये तो नहीं कह सकते। मेहनत लगती है, इसलिए लोग हार्ड बोलते हैं, क्योंकि लोग मेहनत करने से घबराते हैं। संदीप कह रहे हैं कि अरे तो 2 मिनट में बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएसए इन सी एंड डीएसए इन सी प्लस प्लस। डीएसए में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पढ़ेंगे वो सी में भी वही होते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर
मतलब डेटा स्ट्रक्चर आपको सिखा रहे हैं कि डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, अब तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसमें तुम्हें डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अब तुम जावा में काम कर रहे हो तो जावा में ही लिखोगे ना उसका कोड, और सी में काम कर रहे हो तो सी में लिखोगे कोड, सी प्लस प्लस में काम कर रहे हो तो सी प्लस प्लस में लिखोगे कोड, पाइथन में काम कर रहे हो तो पाइथन में लिखोगे कोड। आया समझ में कि नहीं? जिसने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे मेहनत कर ली, मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें टफ नहीं लगेगी, सब इससे तो इजी लगेंगे। प्रदीप कह रहे हैं गेट की तैयारी करें। हाँ यार, गेट की तैयारी तो करनी है, मेरे को भी करनी है, पेंट वेंट कराना है उस पर, देखता हूँ। हरीश अभी भी वहीं पर है, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर एमसीए। पहली बात तो तुम ये बेस्ट और प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों अपोजिट शब्द है बेटा, इन दोनों को साथ में नहीं रखते। या तो तुम प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूछ लो या बेस्ट कॉलेज के बारे में पूछ लो, है ना। वीआईटी भोपाल घटिया कॉलेज। अरे तुम बेस्ट कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे से बेस्ट बुलवा दोगे और वो बेस्ट है ही नहीं है। बेस्ट कहां से, बेस्ट का मतलब समझते हो, उससे अच्छा कोई नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज से अच्छे तो सारे कॉलेज हैं। देखो सीधी सी बात है, एक कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस ये कहता है कॉलेज तो दो तीन चीजें हैं। क्या होता है कॉलेज? कॉलेज में एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब कैसी है, लैब में इक्विपमेंट्स कैसे हैं, कमरे कैसे हैं वहां पे लाइब्रेरी कैसी है, वहां पे किस तरह से पढ़ा, मतलब पढ़ाने के लिए क्या प्रॉप्स यूज किए जाते हैं, क्लासरूम्स कैसे हैं, कैंटीन कैसी है, ठीक है, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होता है वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ टीचर्स कैसे हैं, ठीक है, वहाँ क्लासेस टाइम पे लगती हैं कि नहीं लगती हैं, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वहां पर, ये सारी बातें। और तीसरी चीज होती है वहां पे स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं। इन तीनों चीजों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टूडेंट्स का लेवल। तुम सिर्फ इसी चीज को देखो, बाकी चीज अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कोई एकदम नया कॉलेज खुला हो, उसने खूब पैसा डाला है, तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया। अब तुम उधर जाते हो तो पता चला कि वहां पे तो क्लासेस टाइम पे हो ही नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करोगे? ठीक है। कुछ लोग प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ से ज्यादा मिल जाते हैं। अरे कोई कॉलेज प्लेसमेंट करा रहा है क्या? कॉलेज सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लेसमेंट तुम्हारा तब होगा जब तुमको काम आता होगा, तुमने पढ़ाई करी होगी। ठीक है, प्लेसमेंट के गिमिक्स से भी ज्यादा परेशान मत हो। हर कॉलेज ये क्लेम करेगा कि उनके यहाँ सबसे अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। जितना प्राइवेट कॉलेज है ना, वो तो सभी इस तरह की होड़ में लगे रहते हैं। वो तो किसी का बीपीओ में भी अगर सिलेक्शन होता है तो उसको भी एक सिलेक्शन दिखाते हैं कि यार इसका जॉब लग गया हमारे यहाँ से। आपने ये तो नहीं बताया कि वो एक इंजीनियर था जिसको कॉल सेंटर में काम करवा रहे हो और तुम कह रहे हो जॉब लग गया। वो एक इंजीनियर होगा और कहीं पर प्यून का जॉब कर रहा होगा, तो क्या तुम बोल दोगे कि हाँ यार उसकी जॉब लगवा दी? तो इन सब गिमिक्स में भी मत उलझो। तुम ये देखो क्रीम स्टूडेंट कहाँ जाता है। अब क्रीम कैसे पता चलेगा? एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में रैंकिंग आती है, जिसकी रैंक ज्यादा अच्छी होती है वो ज्यादा अवेयर और पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं। वो लोग सोच समझकर चुनाव करेंगे कॉलेज का। तुम्हें भी उसी कॉलेज में जाना चाहिए जहां पर ये क्रीम जाती है। तो आप पहले आईआईटीज में देखो, आईआईटीज नहीं तो फिर उसके बाद एनआईटीज में देखो, ठीक है, एनआईटीज नहीं तो फिर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसको देखो। तो मेन चीज है एंट्रेंस एग्जाम दो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत करो ताकि तुम्हें वो कॉलेज मिल सके। जो कॉलेज मिलने में ही मुश्किल जा रही है वही तो अच्छा कॉलेज है। नौकरी सबको मिल जाती है, कोई खाली नहीं बैठता, इसलिए उस चीज की टेंशन मत लो। गेट की तैयारी कैसे करें, अभी भी गेट पे ही हो? गेट के लिए आप बढ़िया किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम वाले होते हैं ना, उनके लिए आपको अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छी कोचिंग, छोटी मोटी कोचिंग से काम नहीं चलेगा, जहां जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो वहां पे वो लोग सिस्टम दे पाएंगे आपको, टेस्ट पेपर्स दे पाएंगे, सारे टॉपिक्स टाइमली फिनिश कर पाएंगे।
और कंपटीशन मिलेगा वहां पे स्टूडेंट्स का, तो वो आप ज्वाइन करो अगर वाकई में सोच रहे हो तो। और फिर उनके गाइडेंस में आप पढ़ाई करो उसकी। हर चीज के लिए मेहनत है, पहले मेहनत करने की आदत भी बनाओ। मेहनत का मतलब ये है कि आज मुझे 100 प्रोग्राम बनाने तो मैं बना लूंगा, मेहनत का ये लेवल होना चाहिए। हरीश बोल रहा है प्रिपरेशन नहीं है एनएमसेट की, अगर नहीं है प्रिपरेशन तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे मेहनत तो नहीं आएगा रिजल्ट अच्छा। देयर इज नो शॉर्टकट। डीएसए के बाद कुछ करना होगा, डीएसए के बाद तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब तो तुम्हें शुरुआत होगी तुम्हारी जर्नी की। डीएसए के पैरेलल वेब डेवलपमेंट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, बिल्कुल कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स भी असाइन करूंगा ना, थोड़ा और प्रोग्रामिंग का लेवल। अभी तो ये है कि हर सवाल पे अगर तुम गिव अप कर रहे हो तो प्रोजेक्ट देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ, एक आध हफ्ते में दे देता हूँ तुम लोगों को प्रोजेक्ट, बनाओ प्रोजेक्ट। फिर वही बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब, बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता बेटा। अब मार्केट में इतनी तरह की गाड़ियां आती हैं, सभी बेस्ट हैं अपने आप में, है ना। तुम्हें क्या फीचर्स चाहिए, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब फ्रेमवर्क्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग है, तो तुम्हें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अनुराग पूछ रहे हैं कि आप जो प्रोजेक्ट बनवाएंगे उतना इंटरव्यू में बता देंगे तो इनफ होगा क्या। अरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना आता है, तुमने खुद से बनाया है, तो तुम इंटरव्यू में उस पर बात कर पाओगे, वरना फंस जाओगे। ये ऐसा थोड़ी है कि जैसे पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया होता है ना कि 33% से ऊपर होना चाहिए, ये वैसी चीज थोड़ी है कि प्रोजेक्ट बनाया हुआ होना चाहिए वो कैसा भी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, तुमने क्या बनाया, तुमने खुद से मेहनत करी, तुमने क्या सीखा उसमें, हर चीज पे बात हो सकती है इंटरव्यू में। अब सोचो जरा, कुछ लोग तो इतने गजब होते हैं, वो पूछते हैं कि हम रिज्यूम में अपनी हॉबी क्या लिख दें जिससे कि मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं बोलता हूँ यार गधों, तुम्हारी हॉबी है कुछ तो लिख दो, जबरदस्ती थोड़ी हॉबी लिखोगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका जब इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया कि तुम्हारी हॉबी क्या है। टीसीएस का था इंटरव्यू, उससे पूछा गया कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो उसने बोला स्टार गेजिंग, है ना, रात को तारों को देखना मुझे अच्छा लगता है। तो सामने वाले को ये जवाब थोड़ा सा अजीब लगा, या कहें कि ट्रैक से थोड़ा अलग लगा। लोग अपनी हॉबी में क्या बोल देते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड बोल देते हैं, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोल देता है, कुछ पेंटिंग करता है, ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं लोग। उसने बोला स्टार गेजिंग। तो फिर सामने वाले ने उससे सवाल पूछना चालू किया कि चलो अब इसने बोल तो दिया, अब इसके मजे लेते हैं। इस एटीट्यूड में सामने वाले ने पूछना चालू किया, और जब पूछना चालू किया और इसने जवाब दिया, तो उन्होंने उन्होंने पता चला कि भाई ये जब 10th क्लास में था तब इसने टेलीस्कोप बना लिया था। इसे कई सारे जो स्टार्स हैं उनके बारे में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन पता है, जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता है। उसको ये पता है कि हम नेकेड आई से कौन से पैटर्न को पहचान सकते हैं, कौन कौन सा कॉन्स्टलेशन देख सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्लैनेट है, या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसने डिस्कस करी। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉन टेक्निकल डिस्कशन, ही वाज सेलेक्टेड। आप समझ रहे हो मेरी बात। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट नोइंग यू। वो आपको जानना चाहते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके सोचने का तरीका क्या है। गूगल वाले इंटरव्यू लेते हैं तो वो बातों बातों में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, बातों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी कई सामाजिक चीजें हैं जिनके बारे में क्या राय है। हुँ? जैसे आपको क्या लगता है कि कुछ लोग छोटे शहरों से आते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ लोग
बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े लिखे होते, तो उनके बारे में क्या सोचना है, कोई पर्टिकुलर वेशभूषा पहनते हैं, उन लोगों के बारे में क्या आपकी राय है, जेंडर के ऊपर क्या राय है आपकी, ठीक है। वो ये समझना चाहते हैं कि आपकी सोच कितनी बढ़िया है। आप टीम में काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो सकता है गूगल वाले उस व्यक्ति को सिलेक्ट ना करें जो है तो बहुत इंटेलिजेंट, जिसकी प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो टीम में काम नहीं कर सकता और टीम में काम करना उसे पसंद नहीं, तो शायद गूगल वाले उसको ले ही नहीं। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप जो हो उसी को बेहतर तरीके से बताना है, कुछ फेक कहानी बना के नहीं सुनाना है, वो कभी वर्कआउट नहीं करेगी। हरीश कह रहे हैं कि जावा चूज करना चाहिए या वेब डेवलपमेंट, क्यों वेब डेवलपमेंट जावा में नहीं हो सकता क्या? न्यू स्टूडेंट प्रोजेक्ट कैसे बना? प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, बड़े प्रोग्राम्स हैं जो एक कंप्लीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जैसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, 2 नंबर का एवरेज निकाल, तो ये हमने सिंपल प्रोग्राम बना लिया, सॉर्टिंग करनी। क्यों कर रहे हो सॉर्टिंग? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्यों कर रहे हो 2 नंबर को ऐड? अब जब तुम ये सोचने लग जाओगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का सिनेरियो बिल्टअप होने लगेगा, है ना। पीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एक तो डिग्री भी इंप्रूव होगी और टेक्निकल नॉलेज भी इंप्रूव होगा। और एमसीए के लिए पहले आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे जिससे आपका लेवल बढ़ेगा, तो आपको अच्छा लॉन्च पैड मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अच्छे आपको कैंपस प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैंने कैसे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था और कितने घंटे पढ़ाई करते थे उस टाइम? पहली बात तो ये है कि मैंने कभी भी घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं करी कि 1 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ उस लाइफ को जिया है, उस समय सिर्फ ये था कि मुझे ये करना है, बस यही करना है, उसमें मजा आ रहा है। बुक्स थी, उनको सॉल्व करने में मजा आ रहा है, टेस्ट पेपर देने में मजा आ रहा है, टेस्ट पेपर को एनालाइज करने में मजा आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने में मजा आ रहा है। तो पता ही नहीं चलता था सुबह से शाम कब हो गई, यही कर रहे हैं बस। मतलब इन सम और द अदर वे मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। सुबह से अगर निकल गया हूँ, कोचिंग चला गया हूँ, कोचिंग में क्लास अटेंड करी है, फिर वहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। फिर घर पे आए, खाना खाया, आधे 1 घंटे रुके घर पे और वापस चले गए कोचिंग में, फिर पढ़ाई कर रहे हैं। फिर वहां पे कोई शाम को दूसरा बैच है, उस बैच के स्टूडेंट्स को डाउट बता दिया, ऐसे करके सुबह से शाम तक यही कर रहे हैं। वहीं बैठ के 2 घंटे का टेस्ट दे दिया, तो उसके बाद डिस्कशन करना कि अब कैसे स्कोर बढ़ सकता है। ये टेस्ट दिया तो टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं कि कैसे इसको स्कोर बढ़े। मतलब मुझे ध्यान नहीं कि कभी भी उसके लिए गैप करा हो, कोई एक भी दिन गैप नहीं करा, हर दिन ये एक्टिविटी होती थी, साल भर इसी तरह से रहते थे और उसको एंजॉय करते थे, वो कभी भी बोझ नहीं लगा, उसमें मजा आया। एक्चुअली में किसी भी चीज में, जैसे प्रोग्रामिंग में भी, आप जब इन्वॉल्व हो जाते हो ना, खुद मेहनत करने लगते हो, फिर आपको तकलीफ नहीं होती, फिर आप ये नहीं देखते कि कितना टाइम देना है। टाइम आपको और कहाँ देना है, क्यों देना है टाइम, और कहीं क्यों देना है। मैं भी उस समय कॉलेज में ही था, कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए वो कॉलेज के एग्जाम के कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाओ तो भी हो जाता है, तो कॉलेज के लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हरीश फिर वही बात कर रहे हो, जावा चाहिए कि वेब डेवलपमेंट? मैं बोल रहा हूँ जावा में भी तो वेब डेवलपमेंट होता है, जावा एक लैंग्वेज है, और वेब डेवलपमेंट करने के लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी ना। तो जावा और वेब डेवलपमेंट का क्या कंपैरिजन यार? तुम ये पूछो कि वेब डेवलपमेंट पाइथन में करें कि वेब डेवलपमेंट पीएचपी में करें, तो भी कुछ समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन कर रहे हो। असाइनमेंट नंबर 1 और 2 में डाउट है आपको? क्या डाउट है? बीसीए करने से अच्छी जॉब नहीं, बीसी से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो नॉलेज से है लेना देना। बिल्कुल राज सिंह, उसको इंक्लूड करना चाहिए आपको, कम से कम यही पता चलेगा कि आप 12th क्लास से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। हरीश, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का अलग पर्पस है, और जावा बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए, और एक कंप्लीट वेबसाइट के लिए तो आपको फ्रंट एंड भी चाहिए और बैकएंड भी चाहिए, तो इसमें चॉइस कहाँ है आपके पास?
विदाउट कॉलेज डिग्री के भी जॉब मिल सकती है, लेकिन हम अपनी अपॉर्चुनिटीज के चांसेस को नैरो क्यों करना चाहते हैं? मैं सीडेक को कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, सीडेक का कोई खास लेवल नहीं है। कि कोई किसी को कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, सीडेक कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। और सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा यूज होती है रोशन। सी प्लस प्लस में हर तरह के प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज खुद से कैसे पढ़े, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप प्रोजेक्ट बनाओ, और प्रोजेक्ट बनाना, एक लैंग्वेज आपने पढ़ ली ना तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। फिर आप प्रोजेक्ट बनाओ और उस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाओ। तो या आप कोई असाइनमेंट ले लो और उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, उसको सॉल्व करते वक्त आप सीखते जाओगे, है ना। कि जैसी रिक्वायरमेंट आती जा रही है, जैसे लूप लगाना है तो अब आप नेट पे सर्च कर लिया कि भाई इस लैंग्वेज में लूप कैसे लिखते हैं, तो मिल जाएगा कोई ना कोई आर्टिकल कि हाँ लूप इतने दो तरीके से लगता है, ऐसे और ऐसे, सिंटेक्स पता चल जाएगा, कर लो। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, भाई एक लैंग्वेज सीख ली तो आपको फ्लो तो पता चल गया ना कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ऐसे आप लैंग्वेज सीख सकते हो खुद से। जॉब की ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेंगी? आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क बनेगा लिंक्डइन से, नेटवर्क बनेगा आपके कॉलेज के एलुमनाई से, आपके सीनियर्स से, आपके फ्रेंड सर्कल से, सोशल मीडिया पे जो भी कनेक्शंस हैं उनके थ्रू, है ना। इसके अलावा जॉब कंसल्टेंट्स के थ्रू, या जॉब पोर्टल वाली कोई भी वेबसाइट के थ्रू। क्या हो गया सोनी? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? मतलब सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से होगा तो उसका स्क्वायर ही हो जाएगा ना। मेरी 4 वेबसाइट्स हैं कन्हैया। विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम और एमसीए बेटर? एमसीए इज बेटर। हाँ वो एमटेक, उसका उतना मतलब नहीं है, परेशान हो जाओगे। वो सिर्फ एक तरह का ट्रैप है और कुछ नहीं है। कंपनी आपको कुछ साल के लिए इंगेज कर लेना चाहती है, इसलिए वो ये फैसिलिटी देती है। और उसमें कोई रियायत नहीं होती, आपको काम भी पूरा करना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी होती है, तो वो मैनेज करना मुश्किल होता है। सोनी बताया ना, स्टोर करने के लिए आपको, आपने शायद ऑपरेटर्स वाला नहीं देखा अभी। आप असाइनमेंट ऑपरेटर देखो एक बार। आप जिस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हो वो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए। आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो, वो गलती कर रहे हो। तो सारे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड करो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन कैसा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ो कि ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, सब बताया हुआ है उसके बारे में। नहीं राज सिंह, नहीं पढ़ी। कोई भी लैंग्वेज के इंटरनेट में बेस्ट रिसोर्सेस एंड क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? देर इज नो वन सिंगल रिपोजिटरी फॉर दिस, बट इट डिपेंड्स ऑन विच लैंग्वेज यू वांट टू लर्न। ठीक है। जैसे कई का तो डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प मिल जाती है, कई के अब तो ट्यूटोरियल्स आपको बहुत अलग अलग मिलने लगे हैं। पहले इतना कंटेंट नहीं मिलता था, तो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, आपको पेड प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा। आपको कई सारी वेबसाइट्स हैं, फेमस वेबसाइट्स हैं यार, मतलब तुम सर्च करोगे तुम्हें पहले दूसरे नंबर पे ही मिल जाएंगे। नहीं, नंबर आप एंटर कर रहे हो तो उसमें प्रीफिक्स जीरो नहीं लिखोगे, नहीं तो वो ऑक्टल नंबर हो जाता है। स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अच्छे फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, फ्रेमवर्क यूज करके आप वेबसाइट्स बनाओ।
ठीक है, चलिए अभी क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर में पहला डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक है। और यह C++ के असाइनमेंट्स के डाउट्स भी होंगे और असाइनमेंट नंबर 28 के भी डाउट्स होंगे, करिए आप उसको ट्राई। थैंक यू एंड गुड बाय।